न्यूजीलैंड ने भारत को बेंगलुरु टेस्ट में 8 विकेट से पराजित कर 3 टेस्ट मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त ले ली है। हालांकि भारतीय प्रशंसकों को इसकी आदत है नहीं कि कोई भारत में आकर टीम इंडिया को हरा दे, न टीम इंडिया को इसकी आदत है। लेकिन न्यूजीलैंड एक वो टीम है जो अक्सर टीम इंडिया को अलग अलग फॉर्मेट में अलग अलग स्टेज पर चौंकाते रहती है और एक बार फिर से न्यूजीलैंड ने टीम इंडिया को चौंका दिया और पहले टेस्ट मैच में पराजित कर सीरीज में 1-0 की बढ़त ले ली। लेकिन जो एक बड़ा सवाल है कि टीम इंडिया इस मैच में हारी क्यों? क्या है वो वजहें जिसकी वजह से टीम इंडिया को ये मैच गंवाना पड़ा? आज उसी पर चर्चा करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। भारत और न्यूजीलैंड के बीच जो पहला क्रिकेट टेस्ट मैच बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला गया, उस टेस्ट में भारत को शिकस्त का सामना करना पड़ा है क्योंकि न्यूजीलैंड ने 8 विकेट से मुकाबला जीत लिया है। तो भारतीय टीम क्यों हारी? अगर हम इसकी बात करें और सीधे मुद्दे पर आए तो देखिए, जो पहली वजह है वो ये वजह है कि भारतीय कप्तान पिच को सही ढंग से पढ़ नहीं पाए। या पिच को रीड करने में रोहित शर्मा से गलती हुई और उसका खामियाजा टीम इंडिया को मैच गंवाकर चुकानी पड़ी है। अगर आप बात करें तो देखिए, पिच जैसी थी उस पर तेज गेंदबाजों को इनिशियली मदद थी क्योंकि एक दिन पहले भी बारिश हुई थी, पिच कवर था तो नीचे मॉइस्चर होना तय था। बावजूद इसके रोहित शर्मा को लगा था कि आधे घंटे में यह मॉइस्चर सूख जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ऊपर क्लाउड था, तो उसने जो है उस पिच को सूखने नहीं दिया और ये एक परफेक्ट सिनारियो बन गया न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाजों के लिए और उन्होंने इसका भरपूर फायदा उठाया और भारतीय टीम को सिर्फ 46 रनों पर ढेर कर दिया। भारत में ये न्यूनतम स्कोर है और जब आप 46 रन ही पहली पारी में बना पाते हैं तो वापसी की संभावनाएं लगभग खत्म हो जाती हैं और ऐसा ही हुआ। तो भारतीय टीम के हार की जो पहली और सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि भारतीय कप्तान पिच को पढ़ने में असफल रहे। अगर हम हार की दूसरी वजह पर जाएं तो देखिए, प्लेइंग 11 का सिलेक्शन जो है वो भी सही नहीं हो पाया क्योंकि आपने पिच गलत पढ़ी थी तो आपने गलत प्लेइंग 11 भी चुन लिया। कप्तान को भरोसा था कि बैटिंग के अनुकूल ये पिच है तो चौथी पारी में न्यूजीलैंड को आउट करने के लिए हमें स्पिनर्स चाहिए, तो उन्होंने कुलदीप यादव को टीम में डाला और आकाशदीप बाहर रह गए। लेकिन 46 रनों पर ढेर होने के बाद पता चल गया था कि इस पिच पर तेज गेंदबाजों के लिए मदद है और यहां पर तीसरे तेज गेंदबाज की कमी भारतीय टीम को पूरे मैच के दौरान खलती रही। यहां तक कि खेल के आखिरी दिन भी लगा कि काश आकाशदीप इस टीम में होते, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो जसप्रीत बुमराह से एक्सटेंडेड स्पेल नहीं फेंकवाया जाता कि वो 8 ओवर का स्पेल करते। तो टीम इंडिया को पता था कि उनसे गलती हो गई है प्लेइंग 11 चुनने में। तो भारतीय हार की दूसरी वजह यह रही कि परफेक्ट प्लेइंग 11 चुनने में भारतीय कप्तान विफल रहे। अब अगर हम तीसरे कारण की ओर बढ़ें कि भारतीय टीम क्यों हारी, तो इस मैच का एक अगर आप देखें तो स्वभाव रहा। न्यूजीलैंड ने आक्रमण किया, भारतीय टीम बैकफुट पर गई, फिर उसने मैच में वापसी की और मैच पर जब लगने लगा कि टीम इंडिया पकड़ बना सकती है तो वहां पर उसने मैच छोड़ दिया या कहिए कि मैच पर अपनी ग्रिप कमजोर कर दी। ये इस पूरे मैच के दौरान देखने को मिला। ऐसा नहीं था, न्यूजीलैंड की टीम के भी 7 विकेट 233 रन पर गिर गए थे और यहां पर भारतीय टीम के पास वापसी का अवसर था। टीम ने वापसी कर ली थी, बस जरूरत इस बात की थी कि अंतिम 3 विकेट जल्दी लिया जाए और यहां पर यह कोशिश होनी चाहिए थी कि न्यूजीलैंड की पहली पारी 250 या मैक्सिमम 275 तक समेटी जाए। लेकिन भारतीय गेंदबाज ऐसा कर पाने में असफल रहे। वहां पर रचिन रविंद्र और टीम सऊदी का जो पार्टनरशिप हुआ, 137 रनों की ये साझेदारी थी जिसने मैच
की जो किस्मत है उसको तय कर दी और परिणाम को प्रभावित भी किया। सचिन रविंद्र ने कमाल की बल्लेबाजी की, शानदार सैकड़ा लगाया और साथ में टीम सऊदी ने अर्धशतक जमा दिया। तो भारतीय टीम वहां से मैच पर ग्रिप छोड़ देती है। इसी तरह से जब भारत दूसरी पारी में 356 रनों से पिछड़ने के बाद बल्लेबाजी कर रहा था तो एक समय भारत का स्कोर 3 विकेट पर 408 रन था। अब यहां से चूंकि 7 विकेट बचे थे तो आप क्या देख रहे थे? आप देख रहे थे कि यहां से कम 125 से 150 रन बनेंगे, लेकिन हुआ ऐसा नहीं। सिर्फ 54 रन जोड़कर भारत के 7 विकेट गिर गए। मतलब मैच में आपने वापसी तो कर ली थी, लेकिन जब मैच पर आपको अपना शिकंजा कसना था तो वहां पर भारतीय टीम ने मैच छोड़ दिया और 54 रन पर अपने 7 विकेट गंवा दिए, जो कि मैच में भारतीय टीम के हार की एक बड़ी वजह बनी, क्योंकि फिर न्यूजीलैंड को जीत के लिए सिर्फ 107 रनों की दरकार रह गई। तो ये इस मैच का नेचर रहा। तो ये एक बड़ी वजह है कि भारतीय टीम इस मुकाबले में क्यों हारी। तो उसकी एक बड़ी वजह है कि मैच पर जब भी भारतीय टीम ने पकड़ बनाई, उसने शिकंजा कसने के बजाय अपनी पकड़ ढीली कर दी, मैच को छोड़ दिया। तो ये एक हार की बड़ी वजह रही भारतीय टीम की। अब चौथे कारण की तरफ जाएं तो फील्डिंग एक बड़ा कारण है। अगर आप न्यूजीलैंड की फील्डिंग देखें और भारत की फील्डिंग देखें तो उसमें एक बड़ा गैप दिखा। न्यूजीलैंड ने जहां, अगर आप पहली पारी आपने देखी होगी, क्या कैचेस लपके थे, वो कमाल की फील्डिंग थी उनकी। और जब आप इतने कमाल की फील्डिंग करते हैं तो नेचुरली आप अपोनेंट के ऊपर एक दबाव बना देते हैं। दूसरी तरफ टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड की पहली पारी में कई कैचेस छोड़े, मिसफील्ड की। तो वो सारी गलतियां जब आप न्यूजीलैंड जैसे क्वालिटी टीम के खिलाफ करते हैं, जो अक्सर टीम इंडिया को परेशान करती है, तब फिर आप भी परेशानी में पड़ेंगे। और यही एग्जैक्ट भारतीय टीम के साथ हुआ। तो भारतीय हार की जो चौथी बड़ी वजह रही वो भारतीय टीम की फील्डिंग रही, जो उस लायक नहीं रही। एक और वजह की बात करें तो इस पिच का, जो कि बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम की पिच थी, उसका न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाजों ने बेहतर उपयोग किया। क्योंकि जैसा मैंने कहा ना कि एक सिनारियो बन गया था, एक परिस्थिति उस तरह की निर्मित हो गई थी कि न्यूजीलैंड के गेंदबाज यहां पर होम फील्ड कर रहे थे। लग रहा था उन्हें कि वो घर में खेल रहे हैं और इसका फायदा उनके तेज गेंदबाजों ने दोनों पारी में उठाया। जब भारतीय टीम सेकंड इनिंग में कोलैप्स करती है 408 पर 3 के बाद जो है और 54 रन पर जो 7 विकेट गंवाती है, वो इसलिए क्योंकि जब दूसरी नई गेंद आई थी तो वहां पर न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया। और पहली पारी में तो इतना शानदार किया कि 3 तेज गेंदबाजों के अलावा किसी चौथे गेंदबाज को लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो ये जो बेहतर यूज है, जबकि भारतीय तेज गेंदबाज उस तरह का प्रदर्शन नहीं कर सके, चूंकि 2 ही तेज गेंदबाज थे। खेल के आखिरी दिन भी आकाशदीप की कमी महसूस हो रही थी और लग रहा था कि आकाशदीप को टीम में होना चाहिए था। तो बेहतर इस्तेमाल जो पिच का है वो न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने किया, भारतीय गेंदबाज उस तरह से नहीं कर सके। इसका नुकसान भी भारतीय टीम को हुआ और वो भारत की हार का एक बड़ा कारण बना। और ओवरऑल एक चीज कि किस्मत से आप नहीं जीत सकते। किस्मत नहीं चाहती थी कि टीम इंडिया ये टेस्ट मैच जीते, क्योंकि आपने देखा होगा कई मौके ऐसे आए जब भारतीय टीम वापसी करती थी, लगता था अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। सडनली कुछ ऐसा हो जाता था कि फिर भारतीय टीम मैच में काफी पिछड़ जाती थी। आपने रोहित शर्मा को आउट होते हुए देखा होगा, परफेक्ट डिफेंस था लेकिन गेंद रोल करते हुए विकेट पर चली जाती है और रोहित शर्मा आउट हो जाते हैं। उसका बहुत बड़ा फर्क पड़ा मैच पे। जबकि टीम सऊदी जब बल्लेबाजी कर रहे थे पहली पारी में तो कई ऐसे अवसर आए जब उन्होंने पैर से मारकर गेंद को विकेट के सामने से हटा दिया। तो यह किस्मत उनके साथ थी, टीम इंडिया के साथ नहीं थी। आपने आखिरी दिन भी देखा होगा
कि कॉनवे के ग्लव्स पर गेंद लगती है बुमराह की और वो पीछे जानी चाहिए थी या लॉब करना चाहिए था, लेकिन उनका ये वाला कंधा आगे आ जाता है और गेंद टकरा कर जो है वहीं की वहीं गिर जाती है। वो अवसर भी भारतीय टीम के हाथ से चला जाता है। तो जब किस्मत आपके साथ नहीं हो, आप खुद इतनी गलतियां कर रहे हो कि पिच को ना पढ़ पाए, सही प्लेइंग 11 न चुन पाए, जिस तरह की बल्लेबाजी पहली पारी में जरूरत थी वो नहीं कर पाए, जहां पर आपको रुकने की जरूरत थी आपने डेडलॉक तोड़ने के प्रयास में कई विकेट गंवाए, 5 बैटर जो है वो 0 पर आउट हो जाएं, तो फिर मैच जीतना असंभव होता है। और वही हुआ बेंगलुरु में, न्यूजीलैंड ने 8 विकेट से यह मैच जीत लिया। हम उम्मीद करते हैं कि दूसरे टेस्ट मैच में टीम इंडिया इन गलतियों से सबक लेगी, इसे दूर करेगी और न्यूजीलैंड से अपना हिसाब बराबर करेगी। टीम इंडिया को हमारी ढेरों शुभकामनाएं। अभी आपसे अनुमति चाहेंगे, इजाजत दें, नमस्कार।